अब जब हमने इंडेक्स चुन लिया तो अगला सवाल हमारे सामने आया, क्या रूट हम लोगों को सजेस्ट करें? क्या हम लोगों को बोलें कि इंडेक्स फंड की तरफ जाओ या हम उन्हें कहें कि ईटीएफ की तरफ जाओ? ज्यादा बेटर क्या है? क्योंकि एक दुविधा थी, जब हम सिर्फ एक्सपेंस रेशो देखते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से एक्सपेंस रेशो, ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो इंडेक्स फंड से कम दिखाई देता है। लेकिन ईटीएफ और इंडेक्स फंड में एक मेजर फर्क है। ईटीएफ को आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहे हो, लाइक अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड को आप एएमसी से भी खरीद सकते हो, किसी ब्रोकर से भी खरीद सकते हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से भी खरीद सकते हो। जिस केस में जो TER है, टोटल एक्सपेंस रेशो, जो इंडेक्स फंड में हमें दिखता है, उसके ऊपर हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी। अगर आप डायरेक्ट प्लान खरीद रहे हो सीधा एएमसी से या किसी RIA से, तो आपको एक्सपेंस रेशो के ऊपर इन मोस्ट केसेस कोई कॉस्ट नहीं देनी। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट से ETF खरीद रहे हो तो उसका एक्सपेंस रेशो तो कम है, लेकिन उसके ऊपर आप पे ब्रोकरेज लगेगा और ब्रोकरेज के ऊपर आप पे GST लगेगा। और कन्वीनियंस की एक और बात है कि कई लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है और वो कहते हैं हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है। तो क्योंकि ये वीडियो, ये लिस्ट देश में बहुत लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो ये जरूरी है कि हम एक ऐसा फंड लेके आए जिसके लिए उन्हें डीमैट अकाउंट खुलवाने की मजबूरी ना हो। ये फंड ऐसा हो जो ज्यादा एक्सेसिबल हो, और ETFs से ज्यादा एक्सेसिबल आज नॉर्मल इंडेक्स फंड्स हैं। आप किसी भी AMC की वेबसाइट पर जाके उसे खरीद लीजिए। तो एक्सेसिबिलिटी की बात थी, वहां इंडेक्स फंड को एडवांटेज था। एक एडवांटेज और था, हालांकि ETFs में अब लिक्विडिटी ठीक ठाक होने लगी है, लेकिन कभी अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई तो, और आपको उस समय बेचना है तो, इंडेक्स फंड में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालो, 1-2 दिन में पैसा आपके खाते में। AMC मना नहीं कर सकती कि हम तो नहीं देंगे पैसा, लेकिन ETF में अगर उस समय कभी गलती से लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई तो, उस समय कोई बायर आपको नहीं मिला तो 0.1% भी लिक्विडिटी रिस्क हम क्यों लें? तो ये 3 कारणों से डिसाइड हुआ कि ETF नहीं, इस बार भी होगा इंडेक्स फंड। और कौन सा इंडेक्स फंड? सेंसेक्स का इंडेक्स फंड। अब जब ये डिसाइड हो गया था कि हमें सेंसेक्स की तरफ जाना है, एक आखिरी सवाल और था हमारी टीम के पास कि हम इंडेक्स को जैसा जैसा है वैसा 100% उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करने वाला फंड लें, या हम फिर एक इक्वी वेटेड इंडेक्स फंड ले लें। अब एक इक्वी वेटेड इंडेक्स फंड क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाता हूं। तो अगर हम सेंसेक्स का कंपोजिशन देखें तो उसमें अगर 100 रुपए आपको सेंसेक्स में आप आज डालते हो, तो उसमें ये सेंसेक्स का चार्ट अब आपको दिख रहा है। TCS का वेटेज इतना % है, रिलायंस का वेटेज इतना % है। तो अलग अलग वेटेज में आपके 100 रुपए लगेंगे, जितना रिप्रेजेंटेशन उनका इंडेक्स में है। यानी अगर आप आज 100 रुपए इस सेंसेक्स वाले इंडेक्स फंड में डालते हो तो आपके 20 रुपए कंपनी ए में लग सकते हैं, 15 रुपए दूसरी कंपनी में, 10 रुपए किसी तीसरी कंपनी में, 5 रुपए किसी चौथी कंपनी में। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग अमाउंट लगेगा। यानी ऐसे में अगर हम TCS या रिलायंस अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो 30 में से 2 ही स्टॉक खराब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका वेटेज ज्यादा है तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा गिरेगा। तो उन 2-3 बड़ी कंपनियों पे डिपेंडेंस ज्यादा है, वर्सेस एक इक्वी वेटेड इंडेक्स फंड जो वही कंपनियां लेगा जो सेंसेक्स में है। 30 कंपनियां हैं, वही 30 कंपनियां लेगा, लेकिन सब में बराबर पैसा डाल देगा। सेंसेक्स में क्या वेटेज है इससे उसको मतलब नहीं, वो तो सारी 30 कंपनियों में 3.33% पैसा डाल देगा। आपका 3 रुपए 30 पैसा 100 रुपए में से सारी की सारी 30 कंपनियों में लग जाएगा, जिससे कोई 1 या 2 कंपनी अगर खराब करती है तो आपका पोर्टफोलियो पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले केस में अगर टॉप वाली कंपनियां खराब परफॉर्म करती हैं तो आपका फंड भी खराब करेगा, अगर वो अच्छा करती हैं तो आपके रिटर्न्स ज्यादा बढ़ेंगे। इस केस में हर कंपनी पे डिपेंडेंस बराबर है। तो ये दोनों में से कौन सा अप्रोच लेना चाहिए? फिर आंसर इसका ये आया कि ये जो रीबैलेंसिंग है, इसके नाम पे इक्वी वेटेड फंड का एक्सपेंस रेशो बढ़ जाता है, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं ये जो इक्वी वेटेड है इनके एक्सपेंस रेशो ज्यादा थे। और एक्सपेंस रेशो क्यों ज्यादा थे? काम तो ज्यादा नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल इंडेक्स फंड को फिर भी वेटेज फॉलो करना है। इनको तो क्या है, बस नाम देखना है और बराबर पैसा सब में डाल देना है। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशो जस्टिफाइड नहीं था। इसके अलावा अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करता इंडेक्स में से, तो हर 3 महीने में तो वैसे ही उसने इंडेक्स से बाहर हो जाना है या उसका वेटेज कम हो जाना है। तो यानी हर 3 महीने में इंडेक्सेस या स्टॉक एक्सचेंजेस अपने आप इन पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं, इंडेक्स को रीबैलेंस कर रहे हैं, रिकैलिब्रेट कर रहे हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तो जब हर 3 महीने में रिवीजन हो ही रहा है वेटेज का और अंडर परफॉर्मेंस को बाहर किया जा रहा है, तो फिर हम इक्वी वेटेड क्यों जाएं?
अंडर परफॉर्मर्स को जब एक्सचेंज बाहर कर ही रहा है हर 3 महीने में, तो फिर हम ओवर स्मार्ट क्यों बने? तो इन 2 कारणों से, हायर फीस से और क्योंकि एक्सचेंज रेगुलर रीबैलेंसिंग करता है, इसलिए भी डिसाइडेड कि इक्वी वेटेड इंडेक्स फंड नहीं चाहिए हमें, तो जो बिल्कुल इंडेक्स के वेटेज को ट्रैक करे वो फंड चाहिए। अब जब हम इस तक पहुंच गए थे कि हमको सेंसेक्स ही चाहिए और हमको इक्विवेटेड नहीं चाहिए, हमको एकदम मिरर करने वाला फंड चाहिए, हमको पैसिव फंड ही चाहिए, तो हमारे पास 2 या 3 मेजर ऑप्शंस बच गए थे। अब इसमें यह जरूरी था कि हालांकि एक्सपेंस रेशियो बहुत बहुत थोड़ा सा, जो हम फंड रिकमेंड करने जा रहे हैं बहुत हल्का सा, उसका ज्यादा है, लेकिन यह जरूरी था कि क्या एएमसी पे हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, वो एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो एएमसी की रेप्यूटेशन कैसी है, नॉट जस्ट दिस, वो एएमसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या हर कोई, आप चाहे बैंक से लेना चाहें, एजेंट से लेना चाहें, ऑनलाइन लेना चाहें, ऑफलाइन लेना चाहें, कैसे भी लेना चाहें, क्या कोई ये तो नहीं बोल देगा कि ये फंड के साथ हम काम नहीं करते, कोई और फंड ले लो, या फिर वो फंड की डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है कि सबको मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी में एवरेज है, सबसे चीपेस्ट नहीं है, और फंड हाउस वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फंड हाउस हो, तो उस पे हम ट्रस्ट कर सके। और इसलिए फिर से इस साल का हमारा रिकमेंडेशन है एचडीएफसी का इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। ये पिछले 2 सालों से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं और इस साल भी ये फंड है अनचेंज्ड। एक इसमें फैक्टर और गया फंड के फेवर में, इसकी अगर 2 फंड हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं और दोनों हमको बहुत ज्यादा पसंद है, एक को मैं 99.9 मार्क्स दूं और एक को मैं 99.8 मार्क्स दूं, तो I'll be honest and transparent around this कि शायद we'll choose the fund जिसको हमने 99.8 मार्क्स दिए थे, वो थोड़ा सा माइनर सा 0.1% पीछे था दूसरे फंड से, we'll still go with 99.8 वाला अगर हमने पिछले साल भी वही फंड रिकमेंड किया था। तो लोगों को जो ऑलरेडी पिछले साल के वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको एकदम माइनर चेंज के कारण इनकन्वीनियंस ना हो, ये ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये भी एक थोड़ा सा फैक्टर तो एचडीएफसी के सेंसेक्स प्लान की तरफ गया कि वी वांटेड टू बी कंसिस्टेंट। हाँ, इसमें हमने बड़े कॉम्प्रोमाइजेस कर दिए हो या अच्छे ऑप्शंस निग्लेक्ट कर दिए हो, ऐसा हमने नहीं किया, लेकिन कंसिस्टेंसी एज अ फैक्टर हैड थोड़ी सी वैल्यू, ये बताना भी